हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 और हमने इसके 2 पार्ट्स कवर भी कर लिए थे। अब हमारी आने वाली है वीडियो, ये है पार्ट 3 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेक्शन 9। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर हम इसके पढ़ेंगे कुछ डॉक्ट्राइन, ठीक है, और कुछ पढ़ेंगे हम केस स्टडी। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये पार्ट 3 अब एक मिनट PART, हाँ, ये पार्ट 3 अब भी इनकम्प्लीट है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आने वाला है, पार्ट 4, और जिसको भी वो पार्ट 4 चाहिए उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, जब भी पार्ट 4 मिल पाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, स्टार्ट करते हैं हम। अब है हमारा सेक्शन 9। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? सेक्शन 7 पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 पढ़ा था हमने, क्या था सेक्शन 8, चैरिटेबल कंपनीज़ के बारे में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ चैरिटेबल कंपनीज़। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9, यानी कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? फ्रॉम द डेट मैंशनड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो डेट मैंशन की जाती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, तो कंपनी बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी क्या हो जाती है? बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है विद द नेम इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब उसका नाम कहाँ आ जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। पावर और स्टेटस क्या होते हैं कंपनी के पास? कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस, कंपनी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है अंडर द एक्ट, जो उस एक्ट में लिखे हुए हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है कंपनी। हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी अब चलती रहेगी, कोई भी पार्टनर डेड हो जाए, पार्टनर वो कंपनी लीव, कंपनी का मेंबर छोड़ के चला जाए कंपनी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। कैन एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, किस पे? अपने नाम पर। और कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकती है। और एंड स्यू और टू बी स्यूड इन इट्स नेम, स्यू कर सकती है किसी को या फिर स्यूड भी हो सकती है कंपनी अपने नाम पर। ये पावर और स्टेटस मिलते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, इसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि जब कंपनी बन रही होती है ना, जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम ज़रूरी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता क्या है? ये डिफाइन करता है स्कोप, पावर एंड रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स, यानी कि कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी के पास क्या क्या पावर है, और कंपनी का रिलेशनशिप कैसा है अपने आउटसाइडर्स के साथ। अब इसके मेमोरेंडम के क्लॉज भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज। ठीक है, वन बाय वन हम सारा पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला क्या आता है हमारा? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या आता है? द कंपनी नेम मस्ट एंड विद, कंपनी का नाम ख़त्म कैसे होगा? अगर लिमिटेड कंपनी है तो अगर पब्लिक कंपनी है तो लास्ट में कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगेगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। हमने पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी में कुछ भी नहीं लिखा जाता, ना प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता ना लिमिटेड लिखा जाता है। एट द एंड ऑफ द कंपनीज नेम कुछ भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, अगर हम बात करें IFSC कंपनीज, IFSC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ये क्या करती हैं? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब अगर IFSC पब्लिक कंपनी है तो उसका सफिक्स क्या होगा? नाम के बाद क्या लिखा जाएगा? पूरा का पूरा लिखा जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। अगर वही IFSC कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसका सफिक्स क्या होगा? सिर्फ हम IFSC लिख देंगे और ये इम्प्लाइड हो जाएगा कि हाँ ये प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट क्या आता है? एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन। अब हमें नाम रिजर्व कराना है। हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, अब कंपनी का कुछ नाम भी तो होगा ना, हमें नाम भी रखना होगा। अब हम क्या करेंगे? हम ROC के पास नाम रिज़र्व करा देते हैं। ये दे रखा है ना एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन, हम नाम रिज़र्व करा देंगे। हमें फाइल करनी होगी एप्लीकेशन किसमें? स्पाइस प्लस और INC 32। INC 32 कब यूज़ होता है? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। हमें पे करनी पड़ेगी फ़ीस एज़ पर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स। ये हमारा रूल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें फ़ी पे कर देंगे, उसके बाद ये फॉर्म हम सबमिट कर देंगे ROC को, तो हम नाम रिज़र्व कर पाएंगे। अब हमने एक बार नाम अपना सबमिट कर दिया, रिज़र्व कर दिया बेसिकली, तो उसके बाद रीसबमिशन कब ऑप्शन कब मिलेगा हमें? हम रीसबमिशन भी कर सकते हैं इफ़ डिफेक्ट्स फाउंड। अगर कोई डिफेक्ट फाउंड हो रहा है तो हमें रीसबमिशन अलाउ हो जाएगा 15 दिन के अंदर। ठीक है, अब हमें नाम रिज़र्व करना है, तो हमने स्पाइस प्लस और INC 32 में एप्लीकेशन फाइल कर दी कि हमें नाम रिज़र्व करना है, हमने पैसे दे दिए और सबमिट कर दिया ROC को। अब हमें पता चला जो हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी है या फिर ये जो सबमिट करा है ROC को, इसमें कुछ डिफेक्ट था, या जो हमने नाम चूज़ करा था उस नाम में कोई डिफेक्ट था, तो हम क्या करेंगे? उस नाम को चेंज करा देंगे और हमारे पास रीसबमिशन का ऑप्शन है 15 दिन के अंदर। एप्लीकेंट क्या करेगा? करेक्ट करेगा और रीफाइल करेगा उस फॉर्म को।
ठीक है। अगर हमें नेम चेंज कराना है, हमारी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसका नाम है XYZ, अब हमें चेंज करा के ZYX रखना है, तो हम नाम चेंज करा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर रिजर्विंग न्यू नेम, अब ये हमारा पुराना नाम है, अब इस नए नेम को हमें रिजर्व कराना पड़ेगा। पहले इसको रिजर्व कराने के लिए क्या होगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम। वेब सर्विस होती है ये, हमें फ़ी पे करनी होगी एज़ पर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014। ठीक है, हमने क्या करा, यूज़ करा रन, वेब सर्विस है ये, उसके बाद हमने पे करी फीस, उसके बाद हमने वो भी सबमिट कर दिया ROC को। अगर हमें न्यू नेम रिज़र्व कराना है तो हमें क्या करना होगा, स्पाइस प्लस INC 32 इनकॉर्पोरेशन की बात चल रही है। अगर हमें चेंज कराना है, नेम चेंज हो रहा है, तो यूज़ करनी होगी हमें रन, एक वेब सर्विस, हमें फ़ी पे करनी होगी और सबमिट किसको करना होगा, ROC को। इसमें भी हमें रीसबमिशन का ऑप्शन मिलता है। इफ़ देयर एनी डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो रीसबमिशन भी अलाउ हो जाएगा 15 डेज़ के अंदर। सेम डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाई, ये रेक्टिफाई हो जाएगा और रीफाइल करना होगा हमें फॉर्म किसको, ROC को। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कंपनी के नाम पर, कि कंपनी कौन कौन से नाम नहीं रख सकती। अगर वो आइडेंटिकल है किसी और कंपनी से या सिमिलर है टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी, तो वो कंपनी उस नई कंपनी नाम नहीं रख सकती। अगर वो ऑफेंसिव है अंडर एनी लॉ, या फिर अनडिज़ायरेबल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से वो अनडिज़ायरेबल, सही नहीं है, तो भी कंपनी वो नाम नहीं रख सकती। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे रखी है, ROC को दे रखी है, कि ऐसे नाम ROC ऐप वायलेट कर देगा कि नहीं, कोई भी कंपनी ऐसे नाम नहीं रख सकती। नेम रिक्वायर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, कौन कौन से नामों को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर सजेस्ट एसोसिएशन विद गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी सजेस्ट कर रही है कोई नाम, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। अगर कंटेन कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स, जैसे कि कोई कंपनी बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रिपब्लिक, जुडिशरी, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, स्टैट्यूटरी कोर्ट, गवर्नर, ब्यूरो, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल, नेशन और खादी एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रही है, तो इसके लिए हमें ये सारे वर्ड्स, पहली बात तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये रहा कंटेन्स रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते। और एनी वर्ड्स रिजेंबलिंग गवर्नमेंट, और कोई ऐसा शब्द जो गवर्नमेंट को रिजेंबल कर रहा हो, रिजेंबल स्कीम्स को, जैसे कि स्कीम वर्ड लगा दिया हमने अपनी कंपनी के आगे विद इंडिया, या फिर भारत लगा दिया, या फिर गवर्नमेंट लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम के आगे। ये सारे हमें याद रखने वाली बात है कि रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ लग जाएंगी। एक तो सजेस्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए इसमें हमें। इन सारे नामों को अगर आप अपनी कंपनी के आगे लगा रहे हो, या कंपनी का नाम इन सब चीज़ों से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए ये सारे वर्ड्स यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब हम फिर से रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर नई कंपनी है तो एक नाम कब तक रिजर्व रह सकता है, सिर्फ 20 दिन के अंदर। अगर मैंने सपोज़ करो मेरी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, मैंने इसका नाम रखा है ABC, और मैंने ये ROC के पास फाइल कर दिया स्पाइस प्लस INC 32। अब मैंने ये फाइल कर दिया, मैंने फ़ी पे कर दी, और उसके बाद क्या, ये ABC ये नाम कब तक रिजर्व हो सकता है, सिर्फ 20 डेज़ के लिए। अगर 20 डेज़ के अंदर ये फाइनल नहीं हुआ ABC नाम, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी। ये सिर्फ जब ही तक के लिए एप्लीकेबल है, जब तक ये नाम 20 दिनों के अंदर अप्रूव नहीं हो जाता। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर नई कंपनी है तो 20 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ROC अप्रूवल, ROC का अप्रूवल चाहिए होता है हमें। 20 दिन तक के लिए ही एक नाम रिजर्व रह सकता है। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको नाम चेंज कराना है, तो नया नाम सिर्फ 60 दिन तक ही, यानी कि 60 डेज़ तक के लिए ही रिजर्व रहता है, अगर ROC अप्रूव कर देती है तो। और रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, उसको इंश्योर करना होता है कि नेम वायलेट ना करें, नेम डज नॉट वायलेट। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करने होते हैं रजिस्ट्रार को, कि कोई भी नाम वायलेट ना कर जाए, सेम ना हो, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर ना हो, वायलेट ना कर जाए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह। और एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन, अब ये जो रिजर्वेशन था 20 डेज़ वाला, हम इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ऑप्शन 1 और एक होता है ऑप्शन 2। यहाँ देखा है एप्लीकेशन मस्ट बी मेड बिफोर 20 डेज़। ये जो 20 डेज़ वाला पीरियड होता है ना, जहाँ पे हमने रिजर्व कर रखा होता है नाम, इसके ख़त्म होने से पहले ही हमें ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 चाहिए होता है, अगर हमें एक्सटेंड करना है अपना पीरियड। ऑप्शन 1 में क्या है, 20 दिन तो हमारे पास पहले से ही थे, हम 20 दिन और बढ़वा लेंगे 1000 रुपये देकर, तो टोटल अभी तक हमारे पास कितने हो गए, 40 डेज़ हो गए। हम
और भी एक्सटेंड करा सकते हैं सेकेंड एक्सटेंशन में। यहाँ पे हमें 20 दिन और बढ़वा लेंगे तो कितने रुपए में, 2000 रुपीज़ में। तो टोटल कितने हो गए, 60 डेज़ हमारे पास। 20 वाले, फिर हमने फर्स्ट ऑप्शन में 20 बढ़वाए थे, फिर अब सेकेंड ऑप्शन में हम 30 बढ़वा लिए, तो टोटल कितने हो गए, 20 + 20 + 20 = 60 डेज़। कितने के लिए, 1000 पहले यहाँ पे करें, फिर 2000 हमने यहाँ पे करे। और सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है। यहाँ पे हमने 20 और 20 40 डेज़ बढ़वाए, हम यहाँ डायरेक्ट 40 डेज़ की एक्सटेंशन ले सकते हैं। यहाँ हमने 1000 और 2000 करके पे करा था, हम यहाँ पे डायरेक्ट 3000 पे करके टोटल 60 डेज़ का एक्सटेंशन पीरियड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, कैंसिलेशन ऑफ रिजर्व्ड नेम। अब हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। जो हमने रिजर्व करा रखा था ना अपना नाम, उसको हमें कैंसिल करवाना है। इफ़ रॉन्ग, अरे यहाँ पे रॉन्ग है, इफ़ रॉन्ग, ठीक है, इफ़ रॉन्ग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज़ यूज, अगर कोई गलत या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन यूज़ करी गई है नाम रिजर्व कराने के लिए, तो कंसिक्वेंसेस डिपेंड होंगे वेदर द कंपनी इज़ इनकॉपरेटेड और नॉट। हम ये देखेंगे कि कंपनी इनकॉपरेट हुई है या नहीं हुई। अगर इनकॉपरेट हुई है तो उसके लिए अलग रेगुलेशन है, और नहीं हुई है तो उसके लिए अलग। यहाँ दे रखा है इफ़ कंपनी नॉट इनकॉपरेटेड, अभी कंपनी बनी नहीं है लेकिन हमने नाम रिजर्व करवा लिया था, वो भी कैसे, रॉन्ग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो क्या होगा, रिजर्व नेम शैल बी कैंसिल, जो हमने रिजर्व नाम करा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और एप्लीकेंट में भी फाइन, एप्लीकेंट को फाइन लग जाएगा कितना, 1 लाख तक का। नेक्स्ट क्या होता है, इफ़ कंपनी इज़ ऑलरेडी इनकॉपरेटेड, कंपनी ऑलरेडी इनकॉपरेटेड है, बनी बनाई कंपनी है, उसने नाम रिजर्व करा रखा था, तो आरओसी में टेक एक्शन, आरओसी एक्शन लेगा आफ्टर गिविंग अ हियरिंग। कंपनी को मौका मिलेगा उसकी बात सुनने का, और उसके बाद क्या होगा, आरओसी एक्शन ले लेगा। ऑर्डर टू चेंज द नेम, ऑर्डर मिलेगा, आरओसी ऑर्डर देगा कंपनी को कि नाम चेंज करो 3 महीनों के अंदर अंदर, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कंपनी के थ्रू। फिर स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा कंपनी का नाम फ्रॉम द रजिस्टर, यानी कि जो कंपनी के रजिस्टर हैं उनमें से कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा, और एक पिटीशन फाइल करी जाएगी कि कंपनी को अब बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने 2 चीज़ें पढ़ी अभी तक। अगर हम कोई नाम कैंसिल करा रहे हैं रिजर्व नेम, अगर कंपनी इनकॉपरेट अभी हुई ही नहीं है तो नाम कैंसिल हो जाएगा और एप्लीकेंट पे फाइन लग जाएगा 1 लाख तक का। और अगर कंपनी ऑलरेडी इनकॉपरेटेड है तो क्या होगा, आरओसी क्या एक्शन ले लेगा, लेकिन कंपनी को मौका भी मिलेगा कि हम उसकी बात सुनेंगे, और ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई अब तुम अपना नाम चेंज कर लो 3 महीनों के अंदर अंदर, लेकिन कंपनी को पास करना होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अभी तक हम क्या पढ़े थे, हर जगह स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा था, लेकिन अगर कैंसिल करा रहे हैं हम नाम तो फिर क्या होगा, चेंज करा रहे हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कंपनी के थ्रू विदिन 3 मंथ्स, और कंपनी के रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ नाम हट जाएगा कंपनी का, और एक पिटीशन फाइल करी जाएगी जिसमें कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, सिचुएशन क्लॉज। अभी तक हमने जितना भी सारा पढ़ा था वो पढ़ा था नेम क्लॉज के बारे में। ठीक है, नेम क्लॉज में हमें क्या बताया गया था कि हमें नाम रिजर्व करना है। नाम रिजर्व कितने दिनों के लिए होता है, 20 डेज़ के लिए हम नाम रिजर्व कर सकते हैं। ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। ये 20 डेज़ वाला किसके लिए है, न्यू कंपनीज़ के लिए। क्लियर। ऑप्शन 1 पढ़ा हमने, पहले 20 डेज़ की एक्सटेंशन 1000 रुपीज़ में, फिर 20 डेज़ की एक्सटेंशन 2000 रुपीज़ में, या फिर हम डायरेक्ट 40 डेज़ की एक्सटेंशन करा सकते हैं 3000 रुपीज़ में। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसका नाम कितने डेज़ के लिए रिजर्व होगा, 60 डेज़ के लिए रिजर्व हो जाएगा। क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा था अभी लास्ट में कि कंपनी अगर ऑलरेडी इनकॉपरेटेड है, अगर हमें कैंसिल कराना है वो रिजर्व नाम, तो इनकॉपरेट नहीं हुई है वो कंपनी, उसके लिए नाम कैंसिल, फाइन लग जाएगा 1 लाख का, और कंपनी ऑलरेडी इनकॉपरेटेड है तो या तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, नाम हट जाएगा, या फिर उसे चेंज कराना पड़ेगा अपना नाम विदिन 3 मंथ बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज में क्या होता है, एमओए को बताना पड़ेगा, मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट। उस एमओए में हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सी स्टेट में अपनी कंपनी बना रहे हैं, या हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी लोकेशन पर है। बेसिकली सिचुएशन क्लॉज मतलब कौन सी सिचुएशन, कौन सी स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये हमें बताना पड़ेगा। हमें क्यों बताना पड़ता है कि वाई रजिस्टर्ड ऑफिस इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे डोमिसाइल ऑफ कंपनी के लिए, यानी कि हमें डिसाइड करता है कि हमारा ज्यूरिस्डिक्शन किस लिए है। अब हम जिस स्टेट में हैं उस वहाँ का आरओसी, वहाँ का रीजनल डायरेक्टर, वहाँ का एनसीईआरटी, वहाँ का हाई कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। वहाँ के टैक्स और अदर लीगल मैटर्स हमारे लिए, हमारी कंपनी जिस स्टेट में है वहाँ का आरओसी कैसा है, वहाँ का रीजनल डायरेक्टर कैसा है, वहाँ का एनसीईआरटी, वहाँ का हाई कोर्ट, वहाँ के टैक्सेस, वहाँ के अदर लीगल कंप्लायंसेस। इसलिए मैंडेटरी होता है कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। और लोकेशन फॉर रिकॉर्ड्स एंड मीटिंग्स, मतलब क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है, जनरल मीटिंग जो होती है ना वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही की जाती है, या फिर उसी स्टेट में करनी कंपलसरी होती है कंपनी को। एक कंपनी है
सॉरी, एक कंपनी है, उसका ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये है यूपी में मान लेते हैं, तो ये कंपलसरी हो जाएगा कि अब जितनी भी जनरल मीटिंग होगी या तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो, या फिर जिस स्टेट में ये रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट के अंदर ही जनरल मीटिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है। लोकेशन फॉर रिकॉर्ड्स एंड मीटिंग, स्टैट्यूटरी बुक्स कैप्ट हियर, यानी कि जितनी भी हमारी बुक्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में। पब्लिक कंपनी जनरल मीटिंग हेल्ड हेयर। ठीक है। पब्लिक कंपनी की जनरल मीटिंग कहाँ होती है? रजिस्टर ऑफिस में, या फिर इन द सेम सिटी, या फिर उसी सिटी में। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जितने भी नोटिस होते हैं, लेटर्स होते हैं जो भेजे जाते हैं कंपनी को, वो कहाँ भेजे जाते हैं? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो इसलिए कंपलसरी होता है कि सिचुएशन क्लॉज में उसको अपना स्टेट बताना कि कहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ये कंपलसरी होता है। इसकी टाइम लिमिट क्या होती है? कंपनी मस्ट सेटअप इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, ये हमारी कंपनी है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो गया, इसके 30 डेज़ के अंदर अंदर ये कंपलसरी हो जाएगा कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताना ज़रूरी है। कंपनी के पास सेटअप होना चाहिए अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का। ऑफिस मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग एक्नॉलेजिंग कम्युनिकेशन। ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस इतना कैपेबल हो कि वो रिसीव कर सके, एक्नॉलेज कर सके जितने भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशंस मतलब जितने भी नोटिस, लेटर्स भेजे जा रहे हैं कंपनी को, वो सब रिसीव कर सके। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या आता है? मेमोरेंडम मस्ट मेंटेन, मेमोरेंडम को मेंशन, MOA मस्ट मेंशन करना ज़रूरी है मेन ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर विच द कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी किस लिए इनकॉर्पोरेट करी गई है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। और इंसिडेंटल यानी कि एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव, ये क्या होता है? एनीथिंग नेसेसरी टू अचीव मेन ऑब्जेक्टिव। ये हमारी कंपनी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, अब इसको अचीव करने के लिए इंसिडेंटल या एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होने वाले हैं, यानी कि हमारे कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इंसिडेंटल एंसिलरी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या आता है? IFSC कंपनी। अब IFSC कंपनी को मेंशन करना किस लिए ज़रूरी होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अगर वो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो उसको बताना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेट ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल सर्विस अंडर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। एक्ट 2005, हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। या फिर मस्ट हैव लाइसेंस फॉर RBI, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए RBI, SEBI और IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। और ऑपरेट इन अप्रूवल, हमें ऑपरेट करना होगा कि हमें अप्रूव्ड IFSC SEZ में, SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। अब हमारा मेन चीज़ है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता क्या है? ठीक है। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर, हमारी पावर के बाहर। एक कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग, कोई मतलब एक कंपनी है वो ऐसी चीज़ नहीं कर सकती जो उसके MOA के बाहर हो। मतलब उसके MOA में लिख रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है उसका सेल करना प्रोडक्ट्स। ठीक है। लेकिन वो क्या कर रही है? वो मैन्युफैक्चर भी कर रही है। अब MOA में क्या था? सेल करना। वो अपने बियॉन्ड चली गई पावर के, उसकी पावर क्या थी? सिर्फ सेल करने की, लेकिन क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये क्या हो गया? ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हो गया ये केस। यानी कि एक कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड इट्स MOA, सच एक्ट्स आर वॉइड। ये एक्ट वॉइड हो जाएगा इवन विद शेयर होल्डर्स अप्रूवल। अगर शेयर होल्डर अप्रूव भी करते हैं उसके बाद भी ये वॉइड हो जाएगा। इफ़ शेयर होल्डर रेक्टिफाई एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट, यानी कि अब क्या हो रहा है? ये कंपनी है, इसको सेल करना था, इसने क्या करा? मैन्युफैक्चर। अब अरे यार, कंपनी सेल करना है, क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर। ठीक है। काम ये था, कर ये रही है। अब शेयर होल्डर की अप्रूवल दी कि हाँ भाई तुम ये मैन्युफैक्चर कर सकते हो, स्टिल वॉइड। ठीक है। अब लेकिन ये अल्ट्रा वायरस हो गया, अब कंपनी ने अब करा, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले ली और रेक्टिफाई कर दिया, MOA ऑल्टर कर दिया, स्टिल वॉइड। ठीक है। अगर शेयर होल्डर रेक्टिफाई कर रहे हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट को तो वो भी इनवैलिड ही माना जाएगा। इफ़ एन एक्ट इज़ नॉट डायरेक्टली रिटन इन द ऑब्जेक्टिव क्लॉज, अगर कोई हमारा एक्ट डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है ऑब्जेक्टिव क्लॉज में, लेकिन वो नेसेसरी है कैरी करना मेन ऑब्जेक्टिव के लिए इफेक्टिवली, तो वो क्या होगा? तो वो वैलिड माना जाएगा। यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, उस तक पहुंचने के लिए हमने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी तो ये सारी की सारी वैलिड मानी जाएंगी। अब केस लो दे रखा है हमें। केस लो पहला क्या है? एशबरी रेलवे कैरेज लिमिटेड वर्सेस रिची। ठीक है।
ये ना केस लॉ कुछ इस तरीके से था, एशबरी रेलवे कैरेज लिमिटेड वर्सेस हेक्टर रिची। ये एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये केस है 1875 का। अब इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, इस केस लॉ में क्या दे रखा था। एक कंपनी है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, इन इट्स मेमोरेंडम वाज टू मेक एंड सेल रेलवे कैरियज एंड मशीनरी। एक कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, बनाना या सेल करना, किस किस चीज़ को, रेलवे के कैरेजेस एंड मशीनरी को। अब ये क्या हो गए, इट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हुए टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, बनाना या सेल करना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फाइनेंस कर दिया उस कंस्ट्रक्शन को। अब इशू क्या आ रहा है, वेदर दिस एक्ट वाज विद इन द पावर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, क्या ये एक्ट विद इन द पावर और ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी है, नो। ऑब्जेक्ट क्या था, मेक करना और सेल करना, और ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन को, बिल्कुल गलत। तो क्या डिसाइड हुआ, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स, कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स चला गया, यानी कि बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड देयरफॉर वॉइड, ये वॉइड हो गया। इवन इफ द शेयर होल्डर्स एग्री, अगर सारे शेयर होल्डर्स एग्री कर रहे हैं, दे कैन नॉट मेक एन इलीगल एक्ट वैलिड, तो ये इलीगल एक्ट को वैलिड नहीं बोल सकते हैं। ये था हमारा केस लॉ। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एसेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसका एसेंस क्या है, इज मेंट टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को, और एनीवन जो डील कर रहे हैं कंपनी से। यहाँ पे किसकी गलती होती है, कंपनी की गलती होती है, वो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या जो आउटसाइडर्स होते हैं उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। इफेक्ट क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का, इफ़ एन अल्ट्रा वायरस एक्ट इज़ डन, अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट डन हो रहा है और अबाउट टू डन, यानी कि या तो वो हो गया है या वो होने वाला है, तो अगर एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन गेट इंजंक्शन टू स्टॉप इट, अगर किसी मेंबर को पता चल जाए ना ये बात कि ऐसा कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट या तो होने वाला है या हो चुका है, तो वो क्या कर सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है। इंजंक्शन मतलब क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि वो जाए कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट ऑर्डर ले आएगा उसको रोकने के लिए, सच कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएंगे वो। सो नीदर द कंपनी नॉर आउटसाइडर, ना तो कंपनी और ना ही आउटसाइडर स्यू कर सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस होना कंपलसरी है, कि इन्फोर्स और परफॉर्म नहीं कर सकता कंपनी। क्लियर। बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमसे क्या बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमसे बोलता है कि आउटसाइडर प्रोटेक्ट है, लाइबल कौन है, लाइबल है कंपनी। क्लियर। आउटसाइडर प्रोटेक्ट क्यों है, क्योंकि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से अल्ट्रा वायरस जा रही है। क्लियर। अब कंपनी क्या कर रही है, अपने ऑब्जेक्ट था कुछ और, कर कुछ और रही है, अल्ट्रा वायरस चली गई, तो इसलिए, और अगर किसी मेंबर को पता चल जाता है तो वो इंजंक्शन ला सकता है, मतलब कोर्ट का ऑर्डर ला सकता है उसको रोकने के लिए। तो ना ही कंपनी और ना ही कोई बाहर वाला ये स्यू कर सकता है कि ये काम करना कंपलसरी है। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी में क्या आता है, दिस क्लॉज डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी होने वाली है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी दे रखा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर्स लाइबिलिटी होते हैं, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि जितना अमाउंट उन्हें अपने शेयर का पे करना था उसके लिए वो लायबल रहेंगे मेंबर्स, और लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जितने अमाउंट की उन्होंने गारंटी दे रखी होगी उस अमाउंट के लिए मेंबर्स लायबल रहेंगे। ये होता है लायबिलिटी क्लॉज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कितनी होगी, लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट, यानी कि जितना अमाउंट उन्होंने पे नहीं करा है अगर कोई है तो, ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, जो शेयर्स उन्होंने ले रखे हैं उस पर कोई अनपेड अमाउंट है उसके लिए वो लायबल हो जाएंगे। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या हो जाएगा, मेंबर्स एग्री कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, यानी कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे टू कंपनीज एसेट इफ़ द कंपनी वाउंड अप, अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है यानी कि बंद हो रही है कंपनी, तो कंपनी के जितने भी एसेट हैं उसके लिए कंट्रीब्यूट कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे, वाइल दे आर मेंबर, ठीक है, विद इन 1 ईयर आफ्टर सीजिंग टू बी मेंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कंपनी के एसेट, देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर कंपनी का कोई मेंबर है, ठीक है, तो वो लायबल हो जाएगा किस टाइम पे, अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है तो उसके एसेट से सेल करे जाएंगे और लायबिलिटीज़ पे करी जाएंगी, ठीक है, उसके लिए लायबल कौन होगा, मेंबर्स। लेकिन अगर उन मेंबर्स से भी हमारा काम नहीं हो रहा है, तो एक हमारी कंपनी है
इस 1 साल के यहाँ पे वाउंड अप हो रहा है, तो यहाँ इस प्रेजेंट मोमेंट पे जितने भी मेंबर्स हैं उनसे वसूल करा जाएगा पैसा। अगर इनसे भी हमारा काम नहीं चल रहा, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एसेट्स हमने सेल कर दी, मेंबर्स से हमने पैसा ले लिया, उसके बाद भी हमारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं की जा रही हैं, तो क्या होगा, तो इस 1 साल यानी कि आज जितने मेंबर्स ने छोड़ा है उससे पीछे के 1 साल वाले मेंबर्स से भी हम क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ कंपनी डेट्स। ठीक है, कंपनी के डेट्स एंड लाइबिलिटीज, बाउंडिंग अप कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स अमंग कंट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो पहली लिस्ट में कौन आएंगे, प्राइमली लाइबल टू कंट्रीब्यूटर। कौन से, प्रेजेंट मेंबर, जो प्रेजेंट में मेंबर है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। यहाँ पे बाइंडिंग अप हो रही है जिस टाइम पे कंपनी, उस टाइम पे जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे किस चीज़ के लिए, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए। और लिस्ट बी में कौन से आ जाएंगे, लाइबल ओनली इफ लिस्ट ए अमाउंट इज अनसफिशिएंट। अगर लिस्ट ए का अमाउंट अनसफिशिएंट है तो पास्ट मेंबर, पुराने मेंबर जो 12 महीने पहले कंपनी के मेंबर्स थे वो आ जाएंगे। कैपिटल क्लॉज में क्या आएगा हमारा, कैपिटल क्लॉज एप्लीकेबल टू कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल क्लॉज सिर्फ उन पे अप्लाई होगा जिन कंपनी के पास शेयर कैपिटल है। एमओए को मेंशन करना होगा उनकी ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल कितनी है, यानी कि टोटल कैपिटल कंपनी की रजिस्टर्ड कितनी है, विद फेस वैल्यू, उनकी फेस वैल्यू बतानी होगी और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो बताने होंगे। मिनिमम 1 शेयर तो दिया ही जाएगा हर सब्सक्राइबर को। एक सब्सक्राइबर 1 से ज़्यादा शेयर्स ले सकता है लेकिन मिनिमम 1 होना कंपलसरी है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है, एमओए को मेंशन करना होगा नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर एग्री टू टेक, यानी कि हर एक सब्सक्राइबर कितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रहा है वो बताना पड़ेगा और मस्ट बी रिटन अपोजिट टू देयर नेम। जो कंपनी का रजिस्टर होता है वहाँ पे जहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है उसके आगे ही नंबर ऑफ शेयर्स हमें बताना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ओपीसी कंपनी में। ओपीसी कंपनी में क्या होता था, हम नॉमिनी को क्या करते थे, असाइन करते थे। अब नॉमिनी की रिटन कंसेंट किस में जाती थी, INC 3 में, याद है, सबको याद होगा। वैसे हमने ये पहली यानी कि चैप्टर 2 के पार्ट 1 में पढ़ा था ओपीसी वाला कॉन्सेप्ट, उसमें था ये कि अगर नेम ऑफ द नॉमिनी है तो नॉमिनी की रिटन कंसेंट INC 3 में जाएगी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दिस पर्सन बिकम मेंबर ऑन डेथ ऑफ द सोल सब्सक्राइबर। ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ रखा है ओपीसी वाले में। अब फॉर्म्स ऑफ एमओए क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ एओए में टेबल होते हैं, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, डी एंड ई। टेबल ए में क्या आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उनका मेमोरेंडम। एमओए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है, शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी, वो वाली कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी है, गारंटी भी लिमिटेड बाय गारंटी भी है, वो वाली कंपनियाँ। और मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनियाँ, अनलिमिटेड कंपनी की बात हो रही है जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। फिर अनलिमिटेड कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है। ये होती हैं फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। इतने टाइप के फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है अब हमारा सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 4 में क्या पढ़ा हमने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब क्या पढ़ रहे हैं हम सेक्शन 5 में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, यानी कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किस में पता चलेंगे हमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने क्या पढ़ा था, आउटसाइडर्स के साथ किस तरीके से डील करती है कंपनी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। वर्क अलॉन्ग विद एमओए, ये वर्क अलॉन्ग विद एमओए टू फॉर्म द कंपनीज चार्टर, ठीक है। ये क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए के साथ काम करती है और फॉर्म करती है एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कंपनी से मेंबर और मेंबर आपस में, यानी कि कंपनी और मेंबर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट और मेंबर से मेंबर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। वो सारी डिटेल्स किस में होती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड करता है मॉडल ऑफ एओए, ठीक है। कंपनी कैन ऑल्सो ऐड, कंपनी ऐड कर सकती है अदर रिलेवेंट मैटर्स फॉर बेटर मैनेजमेंट। एओए क्या होता है, ईजिली ऑल्टर करा जा सकता है बट इन सम केसेस नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है रिलेवेंट मैटर्स, जो रिलेवेंट मैटर्स हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट वो ऐड कर सकती है कंपनी अपने एओए में। प्रोविजन क्या है, एंट्रिचमेंट का। अब एंट्रिचमेंट मतलब क्या होता है, नया वर्ड। एंट्रिचमेंट होता है कि हमने स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया चेंज होने से। अब इसका प्रोविजन क्या है, अब एंट्रिचमेंट का मीन्स क्या होता है, मेकिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए मोर डिफिकल्ट। हमने अब ऑल्ट्रेशन यानी कि चेंज इन एओए को डिफ़िकल्ट बना दिया, कैसे, एंट्रिचमेंट से। कि प्रोटेक्ट करता है की क्लॉज फॉर इजी अमेंडमेंट, यानी कि जो कुछ की क्लॉज इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होती हैं ना उनको प्रोटेक्ट करता है ये चेंज होने से।
नेक्स्ट क्या आता है, नॉर्मली क्या होता है एओए चेंज हो जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से, लेकिन अगर उसमें एंट्रिचमेंट आ जाए तो क्या होगा, सडन क्लॉज रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अमेंड। अब हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगानी होंगी उसको चेंज करने के लिए। एग्जांपल, हायर मेजॉरिटी, अनएनिमस कंसेंट, ठीक है। यू कैन ऐड एंट्रिचमेंट, हम एंट्रिचमेंट ऐड कर सकते हैं या तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी या फिर बाय चेंजिंग एओए, यानी कि जिस टाइम पे हमारी कंपनी बन रही है, उस जिस टाइम हमारी कंपनी बनी हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए, हमने उसी टाइम पे बता दिया कि इस क्लॉज में हमने क्या करा, एंट्रिचमेंट लगा दिया, ठीक है। अब ये क्लॉज चेंज नहीं हो सकते, अगर चेंज होएंगे तो क्या होगा, इसमें हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, ठीक है। और अब क्या आता है, लेटर बाय चेंजिंग एओए, अब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है पहले से ही, अब हमें इसमें चेंज लाना है कि अब हम इसमें एंट्रिचमेंट डाल लें। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो हमें सारे मेंबर्स को एग्री करना होगा, और पब्लिक कंपनी है तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसमें एंट्रिचमेंट लगा सकते हैं। कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा आरओसी को इफ़ इट एड्स एन एंट्रिचमेंट क्लॉज इन एओए। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी बाद में अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रिचमेंट ऐड कर रही है तो उसको आरओसी को बताना पड़ेगा। अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे है तो सेम हमें पता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे क्या लगता है, स्पाइस प्लस INC 32 यूज़ होता है विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। साथ में हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, MOA और AOA, तो बस साथ में हमने एंट्रिचमेंट लगा दिया और बता दिया आरओसी को। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो फॉर्म MGT 14 फाइल होगा विद इन 40 डेज ऑफ एडिंग एंट्रिचमेंट फी एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, ठीक है। हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है, हमने आज लगा दिया इसमें एंट्रिचमेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, आज एंट्रिचमेंट लगाने के 30 दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी को बताना होगा किस में, फॉर्म MGT 14 में, और पैसे देने पड़ेंगे यानी कि फ़ी एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ कि हमने एंट्रिचमेंट लगा दिया है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेम टेबल है, हमने उसमें क्या पढ़ा था, ई पॉइंट तक पढ़े थे, टेबल ई तक। अब फॉर्म्स ऑफ एओए में हम पढ़ेंगे टेबल F, G, H, I और J। F में क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट पहुँचते हैं, डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। अरे भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, डिफरेंस बिटवीन MOA और AOA। अब देखते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका कंटेंट क्या है, बेसिक कंडीशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो बेसिक कंडीशन होती है डिफाइन करता है कंपनी का एक्सटर्नल लिमिट्स कितनी है, और इंटरनल रूल्स गवर्न कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, इसमें कंपनी और मेंबर दैम सेल्फ। सुप्रीमेसी क्या होती है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, ये कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, और ये सबॉर्डिनेट होता है दोनों का, MOA और लॉ का। इसका स्कोप क्या होता है, ये सेट करता है बाउंड्री फॉर कंपनीज एक्टिविटीज़, कांट गो बियॉन्ड इट, कंपनी क्या करती है अपनी एक्टिविटीज़ के बियॉन्ड नहीं जा सकती, और इसमें ये कवर करता है प्रोसीजर विद इन MOA's स्कोप कैन चेंज मोर इजीली, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन चेंज मोर इजीली। अल्ट्रा वायर्स एक्ट बियॉन्ड MOA, ये MOA के अगर बियॉन्ड काम करा तो वॉइड हो जाएगा और कैन नॉट रेक्टिफाई नहीं करा जाएगा। एक्ट बियॉन्ड AOA यानी कि कैन बी रेक्टिफाइड, ये रेक्टिफाई हो सकता है इफ़ विद इन AOA, अगर विद इन AOA के अकॉर्डिंग है तो। ये होता है इसका डिफरेंस MOA और AOA का। नेक्स्ट आते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक एक लाइन में समझते हैं। पहले डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या होता है, आउटसाइडर को पता होना चाहिए AOA और MOA में क्या लिखा है। और इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलते हैं कि आउटसाइड प्रोटेक्ट है, कि इंटरनल मैनेजमेंट में अगर कोई गलती हो रही है तो वो किसकी गलती है, तो वो कंपनी की गलती है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर को ब्लेम किया जाएगा। इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मतलब अंदर, यानी कि कंपनी के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपोजिट है, एक बर्डन डालता है और दूसरा प्रोटेक्ट करता है, किसको, आउटसाइडर को। क्लियर। अब सबसे पहले पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक बार अगर फाइल हो जाए आरओसी को तो आउटसाइडर आर डीम टू नो देयर कंटेंट, यानी कि आउटसाइडर चाहे तो वो पढ़ भी सकता है। MOA और AOA कैन बी व्यूड बाय एनीवन, कोई भी देख सकता है आफ्टर पेइंग अ फी, लेकिन कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ये किस में लिखा है, सेक्शन 399 में। अब सेक्शन 17 क्या बताता है कि कंपनी मस्ट सेंड कॉपीज़ इफ़ आस्क्ड,
कंपनी को एमओए और एओए भेजना पड़ेगा अगर कोई पूछ रहे तो। और वो कोई कौन हो सकता है? इफ़ मेंबर आस्क, अगर कोई मेंबर आस्क कर रहा है और पे कर रहा है फ़ी, तो क्या होगा, कंपनी को भेजना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा विद इन 7 डेज़। 7 डेज़ के अंदर अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए और एग्रीमेंट्स और रेजोल्यूशंस भी भेजने पड़ेंगे उस मेंबर को। और पेनल्टी क्या लग जाती है अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए, अगर कंपनी ये डॉक्यूमेंट्स ना भेज पाए विद इन 7 डेज़ तो क्या होगा, इफ़ द कंपनी फेल्स टू सेंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, द कंपनी एंड द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर विल बी फाइन। कंपनी को भी और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा उसको भी फ़ाइन लगेगा, यानी कि 1000 रुपीज़ पर डे ऑफ डिले। 7 डेज़ के बाद जितने दिन डिले होगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएगा मेंबर के पास, हर दिन 100 रुपये लग जाएगा, 1000 रुपीज़ फ़ाइन लग जाएगा, या फिर 1,00,000 रुपये, विच एवर इज़ लेस। ठीक है। अनाउंसिएशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है? इसका केस लॉ दे रखा है हमें, अर्नेस्ट वर्सेस निकोल्स। इसका प्रिंसिपल होता है, एनीवन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एमओए और एओए क्या होता है, ये हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी से डील कर रहा है तो उसको डीम्ड नॉलेज, हम अपने मन से कंपनी एज्यूम कर लेते हैं कि इन लोगों को पता है कि हमारे एमओए और एओए में क्या लिख रहा है। इसका लीगल इफेक्ट क्या होता है? यू कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस ऑफ व्हाट इज रिटन इन दीज डॉक्यूमेंट। क्या मतलब, आउटसाइडर जो होता है वो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे एमओए एओए में क्या लिख रहा है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑलवेज चेक करना कि कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है तो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स चेक करने कंपलसरी हो जाते हैं। जजमेंट क्या हुआ था? द कोर्ट हेल्ड दैट यू आर डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, यू कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आर्टिकल बोल रहा है हमसे कि चेक है अगर 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 से नीचे का तो एक डायरेक्टर साइन करेगा, और 1,00,000 से ऊपर का है तो साइन बाय 2 डायरेक्टर्स होंगे। अब एक वेंडर ने एक्सेप्ट करा 2.20 लाख रुपीज़ का चेक जो कि एक डायरेक्टर ने साइन करा है। अब बैंक ने रिफ्यूज़ कर दी पेमेंट, तो वेंडर क्लेम नहीं कर सकता कि एज़ पर डॉक्ट्राइन ही शुड हैव नोन द रूल। अब ये एमओए में और एओए में लिखा हुआ है कि भाई अगर तुम लोग क्या करते हो, आर्टिकल्स में, ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि चेक अगर 1,00,000 से कम का है एक डायरेक्टर साइन करेगा, 1,00,000 से ज़्यादा का है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अब इसमें वेंडर की गलती है कि उसने चेक क्यों नहीं करा कि अगर 2,00,000 से ऊपर का 1,00,000 से ऊपर का चेक है तो वो कितने डायरेक्टर्स को, 2 डायरेक्टर को साइन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्टर ने साइन कर रखा है। तो यहाँ पे किसकी गलती हो जाएगी? वेंडर की गलती हो जाएगी, और वो ये नहीं बोल सकता कि इग्नोर कर दिया था मैंने या मुझे पता नहीं था। अब क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्राइन ही हुआ था, इसमें क्या हुआ था? कंसिडर्ड अनरियलिस्टिक। ये डॉक्ट्राइन जो होता है ना, ये अनरियलिस्टिक होता है, क्योंकि कंपनी क्या, ये आउटसाइडर क्या डील करती है? आउटसाइडर एक पर्सन से डील करती है, वो किसी कंपनी से डील नहीं करती। इन प्रैक्टिस पीपल डील विद द ऑफिसर्स। पीपल किस चीज़ से डील करते हैं? ऑफिसर से डील करते हैं, नॉट विद द डॉक्यूमेंट्स। तो इग्नोरिंग बिजनेस रियलिटीज़, तो ये क्या करते हैं? बिजनेस रियलिटीज़ इग्नोर करते हैं। इट कॉजेज इनकन्वीनियंस इन ट्रांजेक्शन, जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस होता है ट्रांजेक्शन्स में। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड पावर, कंपनी अपनी पावर के बियॉन्ड नहीं जा सकती। इसका हमने केस लॉ पढ़ा था, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची। ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि मेक करने का और सेल करने का था उसके एमओए में, लेकिन उसने क्या करा? बियॉन्ड पावर चला गया और उसने फाइनेंस कर दिया। क्या कर दिया? फाइनेंस कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एमओए में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम मेंबर्स को भेज सकते हैं विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर जाने चाहिए। अगर नहीं गए तो 1000 रुपीज़ पर डे और ₹1,00,000 विच एवर इज़ लोअर, हमें वो पे करना पड़ेगा कंपनी को। फिर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि कंपनी अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा है तो कोई भी आउटसाइडर उससे इग्नोरेंस क्लेम नहीं कर सकता। अब आते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमें क्या बताता है कि अगर कोई आउटसाइडर है कैन अज्यूम दैट द कंपनीज इंटरनल रूल्स एंड अप्रूवल्स हैव बीन प्रॉपर्ली फॉलो। ठीक है। अब ये क्या करते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का काम करना होता है, प्रोटेक्ट करता है
आउटसाइडर को। यहाँ पे क्या होता है कि जो आउटसाइडर होता है ना वो अपने मन से एज्यूम कर लेगा कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी है ना वो टाइमली फॉलो हो रहे हैं। अब इसका केस लॉ होता है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। इसका फैक्ट क्या था, तो कंपनी आर्टिकल्स अलाउ करती थी डायरेक्टर को टू बोरो मनी, यानी कि डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं मनी, लेकिन आफ्टर पासिंग ए रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में पहले रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं मनी। दैट डायरेक्टर गेव अ बॉन्ड टू टर्कवेंट। डायरेक्टर ने एक बॉन्ड दिया टर्कवेंट को, एक आउटसाइडर को, विदाउट पासिंग द रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि जो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना था उसको पास करे बिना टर्कवेंट को वो दे दिया बॉन्ड। द कंपनी लेटर क्लेम, कंपनी ने क्लेम करा इट वॉज नॉट लायबल सिंस नो रेजोल्यूशन वाज एक्चुअली पास्ड। अब टर्कवेंट गया उनके पास वापस से कि भाई मुझे मेरे पैसे दे दो, तो कंपनी ने कह दिया भाई कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ था, हम नहीं दे रहे कोई पैसे वगैरह। तो कोर्ट का जजमेंट क्या आया था कि टर्कवेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई। टर्कवेंट जिम्मेदार नहीं है कि वो वेरीफाई करेगा कि तुम्हारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तुमने रेजोल्यूशन पास करा या नहीं करा। द कंपनी हैड लायबल, कंपनी लायबल हो जाएगी। एंड दिस केस एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इस केस से बना था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या करता है, ये डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट करेगा आउटसाइडर को डील करने में इन गुड फेथ, यानी कि आउटसाइडर तो यही सोचेगा ना कंपनी सही काम कर रही है, अलाउ करेगा दैम टू अज्यूम दैट इंटरनल कंपनी रूल्स हैव बीन फॉलोड प्रॉपर्ली। यानी कि एक आउटसाइडर को ना हम अलाउ नहीं कर सकते वो कंपनी के अंदर जाके देखे कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ एज्यूम कर सकता है। यहाँ पे तो लिख रहा है ना यहाँ पे कि आउटसाइडर डील किस में करेगा, गुड फेथ में, यानी कि उसको तो लग रहा है कि हाँ सब सही है। अलाउ दैम टू एज्यूम, हम अलाउ कर देंगे आउटसाइडर को कि तू भाई एज्यूम कर ले कि इंटरनल कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं प्रॉपरली। अब इसके एक्सप्लेनेशंस क्या, इसके एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस ऑफ टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इफ़ द आउटसाइडर ऑलरेडी नो अबाउट द इरेगुलरिटी। ठीक है, अब आउटसाइडर को पता है कि कंपनी के अंदर गड़बड़ चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो चुप बैठा है और वेट कर रहा है कि कंपनी ये कर दे और उसके बाद मैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में जाकर अपने क्लेम ले लूँगा। नेक्स्ट क्या होता है, आउटसाइडर फेल, यानी कि आउटसाइडर फेल टू मेक बेसिक इंक्वायरीज। आउटसाइडर बेसिक इंक्वायरीज ही नहीं लेता व्हेन दिस सिचुएशन इज सस्पिशियस। आउटसाइडर को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है कंपनी के अंदर, ठीक है, फील हो रहा है उसे, लेकिन वो इंक्वायरी ही नहीं ले रहा, बेसिक इंक्वायरी जो उसे लेनी भी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, यानी कि कंपनी लायबल नहीं है ना, कंपनी नॉट लायबल, डॉक्यूमेंट्स ही फॉर्ज है, अगर आउटसाइडर गलत डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है, या फिर देयर इज़ अ डाउट अबाउट अथॉरिटी और एजेंसी, अगर आउटसाइडर को अथॉरिटी या एजेंसी पे कोई डाउट हो रहा है तो आउटसाइडर को पूछना चाहिए। इफ़ लीगल प्री कंडीशन इज रिक्वायर्ड एंड नॉट फुलफिल्ड बाय द कंपनी, अगर कोई भी प्री कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं और कंपनी उन्हें पूरा नहीं कर रही, तो भी क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन माना जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, यानी कि आउटसाइडर की गलती मानी जाएगी इन सारे ही पॉइंट्स में। नेक्स्ट क्या आता है, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि एक्ट ओवरराइड एमओए और एओए। कौन एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस लॉ। क्लियर, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें या कोई प्रीवियस लॉ की बात करें तो वो ओवरराइड कर सकता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ओवरराइड क्या क्या कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जितने भी एग्रीमेंट्स करती है कंपनी किसी आउटसाइडर के साथ, या फिर कोई रेजोल्यूशन पास करा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जनरल मीटिंग में, अगर उसको कोई एक्ट भी क्या, कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोई हमारा प्रीवियस कंपनी लॉ, वो ओवरराइड कर सकता है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को। इफ़ एनी ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट विद एक्ट, अगर इन सब में से कोई भी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ना एक्ट के साथ, तो दे आर वॉइड, ये वॉइड हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट, यानी कि जितने पार्ट के लिए वो वॉइड कर रही है उतने पार्ट के लिए वो एक्सटेंट के लिए वॉइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल दे रखा है सेक्शन 123, क्या बोलते हैं कि हमें डिविडेंड नहीं दे सकते हम प्रॉफिट में से, ठीक है। इवन इफ एओए, अगर एओए अलाउ कर रहा है तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। हमें सेक्शन की बात सुननी है, एओए की बात बाद में देखेंगे। मेन क्या है हमारे लिए, सबसे पहले कंपनीज एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी बात मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 47 डील्स विद वोटिंग राइट, वोटिंग राइट के साथ डील्स करता है, ठीक है। नोटिफिकेशन अलाउ करता है एओए को ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओवरराइड सेक्शन 47 इफ स्पेसिफिकली स्टेटेड। क्लियर, दिस सेक्शन स्टार्ट विद सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, सो इफ एनी अदर सेक्शन अलाउ करता है एक्सेप्शन इट वुड बी रेस्पेक्टेड। नाउ सेक्शन 10 यानी कि इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वंस एमओए और एओए रजिस्टर हो जाते हैं तो दे आर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार कंपनी ने रजिस्टर कर लिए तो वो किस तरीके से ट्रीट करे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसको बाइंडिंग करते हैं, बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी, यानी कि मेंबर और कंपनी, कंपनी और मेंबर्स और अदर मेंबर।
एवरीवन मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स रिटन इन द MOA और AOA जस्ट लाइक दे साइन एन एग्रीमेंट, यानी कि हर किसी को फॉलो करने होते हैं रूल्स जो कि रिटन होते हैं किसमें, MOA और AOA में, जैसे कि ये लोग साइन करते हैं एग्रीमेंट। जिस तरीके से एग्रीमेंट साइन करा जाता है उसी तरीके से ये सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। मेंबर्स टू कंपनी, हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े थे, मेंबर्स एंड द कंपनी, कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, मेंबर्स एंड अदर मेंबर्स। मेंबर्स टू द कंपनी में क्या हो जाएगा, मेंबर्स को फॉलो करने होंगे रूल्स ऑफ द MOA एंड द AOA वाइल डीलिंग विद द कंपनी। जब मेंबर्स कंपनी से डील कर रहे होंगे तो उन्हें रूल्स फॉलो करने होंगे MOA के और AOA के। एग्जाम्पल, अगर एक शेयर होल्डर है वो एक्ट कर रहा है विद इन द कंपनी रूल्स लेड इन द आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्या रहेगा, कंपनी टू द मेमोरेंड, कंपनी टू द मेंबर्स, द कंपनी इज बाउंड, कंपनी बाउंड हो जाएगी टू ट्रीट मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द राइट्स, यानी कि मेंबर्स की जितने भी राइट्स हैं और जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं मेंशन कर रखे हैं AOA और MOA में, उसको कंप्लाई करना कंपलसरी हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ द आर्टिकल्स गिव वोटिंग राइट्स द कंपनी मस्ट ऑनर देम। अगर आर्टिकल्स में दे रखा है कि हमें मेंबर्स को वोटिंग राइट देना है तो कंपनी को भी वो बात माननी पड़ेगी। मेंबर्स टू मेंबर्स में क्या आ जाएगा, मेंबर्स आर ऑल्सो बाउंड टू फॉलो द म्यूचुअल ड्यूटीज़, यानी कि मेंबर्स की जितनी भी म्यूचुअल ड्यूटीज़ हैं और राइट्स हैं जो लिखे हैं आर्टिकल्स में वो बाउंड हो जाएंगे फॉलो करने के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है, वन मेंबर कैन होल्ड अनदर अकाउंटेबल फॉर नॉट फॉलोइंग रूल्स स्टेटेड इन MOA। अगर एक मेंबर रूल्स फॉलो नहीं करा तो दूसरा मेंबर भी इस चीज़ के लिए लायबल हो जाएगा कि उसे AOA में लिखे हुए फॉलोइंग रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही होगा, लेकिन अब आता है हमारा टाइम एक समरी रिवीजन का। तो स्टार्ट करते हैं फिर से वहीं से सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 में हमने क्या देखा था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था कि जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस दिन से ही वो स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी और उसका नाम कहाँ आ जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। पावर्स और स्टेटस क्या था, सारे कंपनी के मतलब कंपनी क्या परफॉर्म कर सकते हैं, सारे फंक्शंस जितने भी होते हैं परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, कोई भी मेंबर आ रहा है या जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा। कैन एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, सेल कर सकता है प्रॉपर्टी कंपनी अपने नाम पर, एंटर हो सकती है इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू एंड टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। सेक्शन 4 में क्या पढ़ा हमने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, एसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए। पावर एंड रिलेशनशिप बताता है ये आउटसाइडर के साथ। इसके कितने क्लॉज थे, 7 क्लॉज थे, नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन और नॉमिनेशन। नेम क्लॉज में क्या पढ़ा था हमने, नेम एंड किससे होगा, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो लिमिटेड से, प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था डोंट यूज़ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। IFSC पब्लिक कंपनी है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो जाएगा, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो शॉर्ट फॉर्म से काम हो जाएगा IFSC। नेम रिजर्व कराने के लिए हमें क्या था, 20 दिन लगे थे, मतलब 20 दिन के लिए नाम रिजर्व होता है फ्रॉम डेट ऑफ ROC अप्रूवल। ROC ने अप्रूव कर दिया कि ये नाम सही है, उसके बाद भी हम कितने दिन तक रिजर्व करा सकते हैं, 20 दिन तक। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल करनी होगी एप्लीकेशन, कहाँ पे, स्पाइस प्लस INC 32 में फीस पे करनी पड़ेगी, और सबमिट किसको करना होगा, ROC को। ये रीसबमिशन ऑप्शन भी आता है, कब आता है, अगर हमें कोई डिफेक्ट फाउंड होता है तो रीसबमिशन अलाउ हो सकता है, कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज एप्लीकेंट करेक्ट कर सकता है और रीफाइल कर सकता है फॉर्म को, और रीफाइल किसको करना होगा, ROC को। नेम चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग कंपनी का, तो इसमें क्या होता है, नेम चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग कंपनी का, 60 डेज़ के लिए ROC अप्रूव कर देता है कि नाम रिजर्व रह सकता है। एप्लीकेशन फॉर रिजर्विंग न्यू नेम, तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रन, यानी कि रिजर्व यूनिक नेम। वेब सर्विस होती है, फ़ी पे करेंगे और सबमिट कर देंगे ROC को। इसका भी रीसबमिशन फिर से होता है, सेम चीज़ थी, रीसबमिशन अगर डिफेक्ट फाउंड हो रहा है तो रीसबमिशन हो जाएगा कितने, विद इन 15 डेज, और डिफेक्ट जो होता है उसे रेक्टिफाई करा जाता है और रीफाइल करा जाता है ROC को। रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपनी नेम, कंपनी के नाम पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए टू एग्जिस्टिंग कंपनी नेम को, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसको दे रखी है, चेक करने के लिए कि नाम अनडिजायरेबल है या नहीं है, ये पावर डेलीगेट की गई है ROC को। रजिस्ट्रार मस्ट इंश्योर नेम डज नॉट वायलेट, यानी कि रजिस्ट्रार को इंश्योर करना होगा कि नाम कोई भी वायलेट ना करे। नेम रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इफ़ इट, नेम कौन कौन से नाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही एक्वायर करे जा सकते हैं, यानी कि सजेशंस एसोसिएटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और कोई भी वर्ड जो रिसेंबल कर रहा हो गवर्नमेंट स्कीम्स को, जैसे कि स्कीम या भारत या गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कंटेन कर रहा हो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स जैसे कि नेशनल बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं।
एक्सटेंशन कराना है हमें रिजर्वेशन का, यानी कि एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर 20 डेज़ पीरियड एक्सपायर्स। हमें नाम रिजर्व करने के कितने 20 डेज़ मिलते हैं। अब इस 20 डेज़ की एक्सपायर होने से पहले अगर हमें और एक्सटेंशन चाहिए तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में मिल जाएगी। इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या होता है कि 20 डेज़ जो हमें पहले से ही दे रखे होते हैं, तो वो होता है नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए हमें 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं। अब हमारे पास टोटल 40 डेज़ का एक्सटेंशन हो जाता है। फिर हमें अगर और एक्स्ट्रा 20 डेज़ चाहिए तो हमें 2000 रुपीज़ पे करने होते हैं, तो टोटल हमारे पास 60 डेज़ का एक्सटेंशन हो जाता है। अब या तो हम 1000 और 2000 अलग अलग करके पे कर लें, टोटल हमारे पास अभी 60 डेज़ का एक्सटेंशन रहेगा, या हम ऑप्शन 2 में डायरेक्ट एक्सटेंशन ले लें 40 डेज़ की, यानी कि 40 डेज़ की एक्सटेंशन और 20 डेज़ जो हमें पहले से मिल रहे थे, और हम डायरेक्ट पे कर देंगे 3000 रुपीज़, यानी कि टोटल 60 डेज़ के लिए। अब जब हमने नाम रिजर्व करा लिया, उसको एक्सटेंड भी करा लिया, नेक्स्ट आता है हमारा कैंसिलेशन ऑफ रिजर्व नेम। अब हमें कैंसिल कराना है रिजर्व नेम को। क्यों कैंसिल कराना है? या तो हमने कोई रॉन्ग या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन यूज़ करी है नाम रिजर्व करवाने के लिए। तो अगर हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है अभी, तो हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो रिजर्व नाम कैंसिल हो जाएगा और एप्लीकेंट को फाइन लग जाएगा 1 लाख रुपये का। अगर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है तो क्या होगा, ROC एक्शन लेगा, लेकिन कंपनी को भी मौका दिया जाएगा उसकी बात सुनने का। फिर ऑर्डर दिया जाएगा कि तुम्हें नाम चेंज करना है 3 महीनों के अंदर अंदर। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, यानी कि रजिस्टर से कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा और कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ा था हमने सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज में क्या बताना था, नेम ऑफ द स्टेट बताना था जहाँ पे ROC सिचुएटेड है। ये रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ये रजिस्टर्ड ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ कंपनी होता है, डिसाइड करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ ROC, RD, NCLT, हाई कोर्ट, टैक्स एंड अदर लीगल मैटर्स, यानी कि कौन सी स्टेट के अकॉर्डिंग हमें ROC चूज़ करना है। रीजनल डायरेक्टर हमारा जिस स्टेट में हम हैं उसी का रीजनल डायरेक्टर, उसी का NCLT और उसी का हाई कोर्ट, हमें उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का कंप्लाइंसेस होते हैं। बुक्स एंड मीटिंग्स में क्या आता है, बुक्स कहाँ हमारी रखी जाती हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जनरल मीटिंग जो होती है, जनरल मीटिंग हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है। अगर नहीं होती तो वो उसी सेम स्टेट या सेम सिटी में होती है। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जितने भी नोटिस या लेटर्स हमारे भेजे जाते हैं वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में ही भेजे जाते हैं। इसका टाइम लिमिट क्या होता है, जब कंपनी बन जाए, कंपनी बनने के 30 डेज़ के अंदर अंदर ये ज़रूरी होता है कि हम ROC रजिस्टर्ड ऑफिस को सेटअप कर दें। ऑफिस मस्ट बी कैपेबल, ऑफिस इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो रिसीव कर सके और एक्नॉलेज कर सके जितने भी कम्युनिकेशंस हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या देखा था हमने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मेंशन करना चाहिए कि वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी किस लिए इनकॉर्पोरेटेड हुई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या आता है, एनीथिंग नेसेसरी टू अचीव मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें मेन ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करनी थी। IFSC कंपनीज में क्या रहता है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी मस्ट स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो उनको अपने ऑब्जेक्टिव बताने ज़रूरी है। ये IFSC कंपनीज़ क्या करती हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, और उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो लाइसेंस ले किससे, RBI से, SEBI से और IRDA से। अब क्या आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स मतलब हमने पढ़ा था बियॉन्ड द पावर। सो कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम, सच एक्ट इज वॉइड। वो एक्ट वॉइड हो जाएगा इवन विद शेयर होल्डर्स अप्रूवल। अगर शेयर होल्डर अप्रूवल दे रहे हैं उसके बाद भी वो वॉइड होगा। अगर शेयर होल्डर रेक्टिफाई करते कोई अल्ट्रावायर्स एक्ट, वो जब भी वॉइड ही रहेगा। इफ एन एक्ट इज़ नॉट रिटन इन MOA, अगर कोई एक्ट MOA में रिटन नहीं है लेकिन वो ज़रूरी है मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, तो वो वैलिड माना जाएगा। इसका हमने केस लॉ पढ़ा था, एशबरी रेलवे कैरेज लिमिटेड वर्सेस रिची। इसमें क्या था, इट इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर। अब हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, और जो भी कोई आउटसाइडर होता है उसको जो डील करता है कंपनी से। एनी मेंबर कैन गेट इंजंक्शन टू स्टॉप इट। इंजंक्शन मतलब क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर आना, कि कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं और उसको रोक देते हैं। कोई भी अगर मेंबर को पता चल रहा है कि कंपनी डील कर रही है कुछ ऐसी चीज़ों से, तो वो इंजंक्शन ले आएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नीदर द कंपनी नॉर आउटसाइडर, कंपनी और आउटसाइडर दोनों ही स्यू नहीं कर सकते एक दूसरे को कि वो इन्फोर्स कर सके या परफॉर्म करवा सके वो उस कॉन्ट्रैक्ट को। फिर हमने पढ़ा था लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी में क्या आता है, लायबिलिटी क्लॉज में लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे होने वाली है, ये डिसाइड किस बेसिस पे होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में एप्लीकेबल किस किस चीज़ पे होता है, टू कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, यानी कि जो कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है ये उस पर एप्लीकेबल होगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर्स एग्रीज टू टेक, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक सब्सक्राइबर ले रहा है और उस सब्सक्राइबर के नाम के आगे उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखे जाएंगे। नॉमिनेशन क्लॉज, ये हमने OPC में पढ़ा था पार्ट 1 में, नेम ऑफ द नॉमिनी,
फिर हमने पढ़े थे फॉर्म्स ऑफ एमओए, टेबल ए बी सी डी और ई। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या बताते हैं हमें, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमओए के, एक्ट करता है एज ए कॉन्ट्रैक्टर बिटवीन कंपनी एंड मेंबर ऑफ द कंपनी। इसके प्रोविजन फॉर एंट्रिचमेंट भी था। एंट्रिचमेंट मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए मोर डिफिकल्ट, यानी कि ऑल्ट्रेशन अगर हमें करना है एओए का तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एओए ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। नॉर्मली हम ऑल्टर कैसे करते हैं हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर एंट्रिचमेंट दे रखी है हमें तो सर्टेन क्लॉज रिक्वायर करेंगे स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अमेंड, जैसे कि हायर मेजॉरिटी या फिर अनएमिनस कंसेंट को भी। हाउ टू ऐड एंट्रिचमेंट, एंट्रिचमेंट कैसे ऐड किया जाता है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब हम इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, या फिर लेटर बाय ऑल्टर एओए, या तो हम बाद में चेंज करते हैं। अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो सारे मेंबर्स एग्री होने कंपलसरी हैं कि हम एंट्रिचमेंट ऐड कर रहे हैं, या फिर अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा आरओसी को कि हम एंट्रिचमेंट ऐड कर रहे हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब हम इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन में हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते थे, स्पाइस प्लस और INC 32। अब इनकॉर्पोरेशन विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें हम बता देंगे कि हमने एंट्रिचमेंट ऐड किया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करें तो हमें MGT 14 फाइल करना होगा विदिन 30 डेज। हमने आज एंट्रिचमेंट फाइल कर दिया तो एंट्रिचमेंट लगा दिया अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो विदिन 30 डेज हमें ROC को बताना पड़ेगा और MGT फॉर्म 14 फाइल करना होगा। फिर हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ एओए, टेबल F, G, H, I एंड J। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फिर हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, इसके एसेंस क्या थे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी अगर डील कर रहा है कंपनी से तो उसको नॉलेज होनी चाहिए कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है। एब्सेंस ऑफ नोटिस ऑफ एमओए एओए इज़ नॉट एक्सक्यूज, यानी कि अगर किसी आउटसाइडर ने एमओए और एओए नहीं पढ़ा है तो हम उसे इग्नोरेंस नहीं मान सकते। इफेक्ट क्या हो जाएगा, आउटसाइडर आर प्री एज्यूम्ड टू नो एमओए एओए, यानी कि आउटसाइडर को पहले से ही हम प्री एज्यूम्ड लेके चलते हैं कि उसे एमओए और एओए के बारे में पता है, और अंडरस्टैंड दैम इन ट्रू पर्सपेक्टिव, कि वो उसी वे में उसे समझ रहा है। सेक्शन 17 क्या पढ़ाता है, इफ ए मेंबर आस्क एंड पे फीस देन कंपनी मस्ट सेंड कॉपीज टू एमओए एंड एओए विद इन 7 days। ठीक है, इफ ए कंपनी फेल्स टू सेंड डॉक्यूमेंट्स देन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर विल बी फाइंड। कितना फाइन हो जाएगा, 1000 पर डे ऑफ डिले और 1 लाख विच एवर इज लेस। फिर हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, और लायबल कौन हो जाता है, कंपनी। यानी कि एक्सेप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है ये, आउटसाइडर कैन प्री एज्यूम इंटरनल प्रोसीडिंग्स अप्रूवल आर प्रॉपरली डन। इसका हमने केस लॉ पढ़ा था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। सेक्शन 6 पढ़ा था हमने कि एक्ट ओवरराइड कर सकता है किसी एमओए को, एओए को, एग्रीमेंट्स को और रेजोल्यूशंस जो पास करे जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जनरल मीटिंग में। एनी ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट विद, अगर ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं एक्ट से तो वो क्या हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी। सेक्शन 10 पढ़ा था हमने इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। इफेक्ट ऑफ एमओए और एओए में मतलब मेंबर्स टू द कंपनी, कंपनी टू द मेंबर्स और मेंबर्स टू मेंबर्स, ये पढ़ा था हमने। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया यहाँ पे। ये था हमारा पार्ट 3 चैप्टर 2 का। अब एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है अभी, लास्ट पार्ट 4th पार्ट, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम देखेंगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के आने से पहले सभी चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।